जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एसएससी सीजीएल, एमटीएस, एनटीपीसी और आरपीएफ का प्रीवियस पेपर हम आपको चैप्टर वाइज, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमने अभी आपके एक वीडियो भेजी थी इतिहास की जानकारी के स्रोत पर। 25-25 का हमने सेट बनाया है। तो आज दोस्तों हम लेके आ रहे हैं भूगोल पर। तो भूगोल का क्षेत्र और विषय, पहला सेट हमारा ज्योग्राफी में, इस पर हमने क्वेश्चन तैयार किया है। हमने क्या तैयार किया है? प्रीवियस पेपर है जो एनटीपीसी रेलवे में, एसएससी सीजीएल या एमटीएस में आया हुआ है। तो आइए बच्चों, हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा बच्चों। तो आइए दोस्तों, हम लोग अगले पॉइंट, पहले हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किस ग्रीक दार्शनिक ने ज्योग्राफी शब्द को गढ़ा था? तो ज्योग्राफी शब्द किसने दिया दोस्तों? कहता है यूक्लिड, प्लेटो, एराटोस्थनीज या किलियो। तो आंसर बच्चों हमारा जाएगा एराटोस्थनीज। तो एराटोस्थनीज ने कहता है कि ज्योग्राफी शब्द दिया था। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भूगोल की वह शाखा जो भूमि के रूप में उसके विकास से संबंधित प्रक्रिया के अध्ययन के लिए दर्शाता है। तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो उसे क्या कहा जाता है भाई? कहता पारिस्थितिकी विज्ञान। तो पारिस्थितिकी विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। तो पारिस्थितिकी विज्ञान में जीव और उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। अब हम आ जाते हैं भू आकृति विज्ञान में। तो भू आकृति विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? भूमि के रूप और उसके विकास से संबंधित प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। जलवायु विज्ञान में जलवायु नियंत्रित का अध्ययन किया जाता है। और जल विज्ञान में जल के चारों ओर चक्रों का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, हमारा आंसर क्या जा रहा है? आपका भू आकृति विज्ञान। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में J.E. स्पेंसर या W.L. थॉमस ने विश्व के कितने सांस्कृतिक विश्व में विराजमान हैं? कहता है 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं या 12 हैं। तो कितने विराजमान हैं बच्चों? तो हम आपको बता दें कि इसमें 11 विराजमान हैं। तो 11 हमारा आंसर जाएगा दोस्तों। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से किसका नाम प्रजनन सिद्धांत से संबंधित है? तो प्रजनन सिद्धांत से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन भी दिया बच्चों, नोटेस्टीन, थॉमसन, ली या डाल्विन। तो हमारा आंसर जाएगा थॉमसन। इसके बाद हम आ जाते हैं कासमास। तो कासमास भूगोल की पुस्तक है, इसे लिखा किसने? तो कासमास के लेखक कौन है दोस्तों? कहता कार्ल रिटर है, अल्फ्रेड हैटनर है, टालमी है या हम्बोल्ट है। तो बच्चों, इसके लेखक हैं हम्बोल्ट। तो हम्बोल्ट इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आ जाता है भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में करणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन करता है। निम्नलिखित में से किस विद्वान का सिद्धांत है? ये किस विद्वान ने दिया है भाई? कहता अल्फ्रेड हैटनर, रिचर्ड हार्टशोर्न, स्ट्रैबो या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, मैं आपको बता दें ये सिद्धांत दिया है हैटनर। तो हैटनर आंसर जाएगा बच्चों, हैटनर। इसके बाद हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल में। तो भौतिक भूगोल में कौन शामिल है दोस्तों? तो भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान भी शामिल हो सकता है, जलवायु भी हो सकता है, जल भी हो सकता है।
तो उपयुक्त सभी सही हैं। तो बिल्कुल बच्चों उपयुक्त सभी आंसर सही हैं। अगला जाता है मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, या किस सिद्धांत से कहलाता है। तो किस सिद्धांत से कहलाता है बच्चों? कहता है नियमित, संभावनावाद, नवनियतिवाद या उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन पर थोड़ा हम गौर करते हैं कि मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, तो यह जाएगा नियतिवाद सिद्धांत। तो दोस्तों नियतिवाद सिद्धांत पर आधारित है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों में आ जाते हैं कि नियतिवाद सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं भाई। कहता है कि भौतिक भूगोल या मानव भूगोल के अंतःपृष्ठ के फलस्वरूप निम्न में से किसका अभय उदय हुआ है? कहता है जीव भूगोल का, जल विज्ञान का, जलवायु भूगोल का, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल का। तो बच्चों मैं आपको बता दें कि जीव भूगोल जाएगा आंसर। तो जीव भूगोल का अध्ययन हुआ है तो जीव भूगोल जाएगा। अब हम आते हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? तो ब्रह्मांड का एक दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं काशमास। तो काशमास कहा जाता है ब्रह्मांड को। तो काशमास हमबोल्ट जिसके राइटर हैं, किताब भी है। तो एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात करते हैं बच्चों, एंथ्रोपोलॉजी इसको हम लोग कहते हैं मानव शास्त्र। तो दोस्तों इसे मानव शास्त्र कहा जाता है। एटिमोलॉजी तो मानव शास्त्र में मानव और उसकी आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। अब हम आते हैं एंटीमोलॉजी। तो एंटीमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। एनोटॉमी में जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है। एनोटॉमी जीवित जीवों का अध्ययन होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जीवों का अध्ययन होता है। तो हमारा आंसर जाएगा बच्चों कॉस्मोलॉजी। अब हम आ जाते हैं ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द क्या है। अभी हमने आपसे चर्चा किया था कि ब्रह्मांड को कॉस्मॉस भी कहा जाता है। तो दोस्तों ब्रह्मांड को कॉस्मॉस भी कहा जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों, हाँ, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है दोस्तों? तो उसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है द्रव्य। तो द्रव्य के नाम से जाना जाता है। अगर हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो एक ठोस पदार्थ होता है जिसके अंदर परमाणु के जो टुकड़े होते हैं ये क्रम में लगे होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? न्यायिका परिकल्पना, द्विमासिक सिद्धांत परिकल्पना, महाविस्फोट जिसको हम लोग बोलते हैं बिग बैंग, तो महाविस्फोट सिद्धांत। तो यही आंसर जाएगा दोस्तों महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। इसके बाद हम आ जाते हैं बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सितारों की उत्पत्ति, आकाश गंगाओं की उत्पत्ति या फिर आपका सौरमंडल की उत्पत्ति। तो किसका अध्ययन करती है बच्चों? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जाएगा आंसर, ठीक है भाई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो दोस्तों ये जो 1927 में फादर बोला जाता है, जर्सेस नेमेत्रो ने दिया था इसका विचार, ठीक।
तो दोस्तों इसके बाद हम आ जाते हैं बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था जॉर्ज मिलेटर। तो जॉर्ज मिलेटर द्वारा 1927 में किया गया था। तो जॉर्ज मिलेटर जाएगा बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों निम्नलिखित में से कितने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज किया। तो ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज बच्चों किसने किया है। कहता है एडविन हब्बल, कार्ल एडवर्ड सागन, चार्ल्स मेसियर, टाइको ब्राहे। तो बच्चों 1925 में कितने की थी। एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी, एडविन हब्बल ने। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की कल्पना के संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था। तो किस वैज्ञानिक ने विचार किया था दोस्तों। कहता है हेराल्ड जेफरी, एडविन हब्बल, फ्रेंड हायल, पियरे। तो बच्चों ये जाएगा फ्रेंड हायल। फ्रेंड हायल ने इसका विचार दिया था। अगला क्वेश्चन बच्चों 1796 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया था। कहता है कि नेविल चैम्बरलेन, एडविन हब्बल, पियरे लाप्लास, हेरोल्ड जेफरी। तो दोस्तों हमारा यहाँ आंसर जाएगा क्या, पियरे लाप्लास। तो पियरे लाप्लास ने इसका विचार दिया था। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तारकी पिंडों के बीच की दूरी प्रदर्शित नहीं होती है। तारकी पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। तो क्या आंसर जाएगा भाई, हम आपको बता दें कि जो प्रकाश की गति होती है सदैव एक समान होती है बच्चों। ठीक, तो हमारा आंसर जाएगा चौथा, गैस धूल कण अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों, ब्रह्मांड कहलाता है, आकाशगंगा कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है या विश्व कहलाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि ब्रह्मांड में सारे मिल्की वे या आकाशगंगा या नक्षत्र सभी तारे शामिल होते हैं। ठीक है, तो आकाशगंगा यहाँ अंतर जाएगा। आकाशगंगा को जो आकृति होती है सर्पिलाकार होती है, और नक्षत्र जो होता है बच्चों तारों के समूह को कहा जाता है नक्षत्र। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। कहता है रेगुलेटर, स्पाइरल, लेमटिकल्स या रेगुलेशंस। क्या नहीं है, तो बच्चों मैं आपको बता दें इसमें क्या नहीं है। तो पहला आंसर जाएगा आपका कि रेगुलेटर तो नहीं है। अब हम आ जाते हैं आकाशगंगा वर्गीकृत किया गया। हमने अभी आप लोगों से चर्चा भी किया था कि आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया है किस रूप में, तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, IC 1101 एक क्या है। कहता है क्षुद्र ग्रह है और आकाशगंगा है, सुपरनोवा है या उपग्रह है। तो बच्चों मैं आपको बता दें क्षुद्र ग्रह जो होता है ये आपका एक चट्टानिक धात्विक होता है। और अगर हम सुपरनोवा की बात करते हैं तो तारों का एक विस्फोट होता है सुपरनोवा। और आकाशगंगा हमने आपको बता ही दिया कि आकाशगंगा
तारों का एक समूह होता है, सभी इसमें शामिल होते हैं। इसको मिल्की वे कहा जाता है या सर्पिलाकार होता है। उपग्रह किसे कहा जाता है? जो पिंड ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहा जाता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? हम आपको बता दें, इसका आंसर जाएगा आकाशगंगा। आकाशगंगा जाएगा। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे सबसे नज़दीक कौन सा है? तो एंड्रोमेडा आकाशगंगा। तो एंड्रोमेडा आकाशगंगा ये हमारी मिल्की वे के आकाशगंगा के सबसे नज़दीक आकाशगंगा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों में आ जाते हैं। आकाशगंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया है? स्थिर है, बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में है या आपका अनुपेय है? तो बच्चों मैं आपको बता दें ये बढ़ते क्रम में जाएगा। सॉरी, ये बच्चों बढ़ते क्रम में, बिल्कुल सही है, बढ़ते क्रम में जाएगा। तो चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।